हेलो गाइस, मैं हूं आलम शब्बीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल क्या चीज़ होती है। देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब ये एटम में पाए कहाँ पे जाते हैं। ये हमारे पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे, इन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं और इनको हम क्या कहते होते हैं, ये जो हमारे पास ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनको हम ऑर्बिट कहते होते हैं या फिर हम क्या कहते होते हैं, शेल कहते होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक पाथ में। उस पाथ को हम या तो ऑर्बिट कहते होते हैं या शेल कहते होते हैं। और इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, यानी कि फिक्स एनर्जी होती है इनकी, फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम पहले मॉडल में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक स्पेसिफिक शेल में या ऑर्बिट में मूव करता है तो ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव करता रहता है। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये उनकी लोकेशंस हैं कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि शेल क्या चीज़ होती है हमारे पास। शेल हमारे पास क्या चीज़ होती है। शेल जो है, शेल हमारे पास वो पाथ है न्यूक्लियस के गिर्द, वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, जिसमें उस पाथ को हम शेल कहते होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल। वो एनर्जी लेवल जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते होते हैं, शेल कहते होते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इनमें, इन ये जो पाथ बने हुए हैं सर्कुलर पाथ हैं, तो इनमें रिवॉल्व करते हैं, तो इन सर्कुलर पाथ्स को हम कहते होते हैं शेल। अब शेल हमारे पास, पहला शेल जो होता है, मतलब अब हमारे पास शेल जो है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब उनके लिए अब नंबर है। फॉर एग्जांपल, पहला शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू हम 1 लेते होते हैं। सेकंड शेल है तो उसके लिए 2, थर्ड के लिए 3, फिर 4, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अब इन शेल्स को नाम कैसे देते हैं। देखें, अगर जो हमारे पास पहला शेल होता है उसे हम के शेल कहते होते हैं। सेकंड शेल जो होता है हमारे पास उसको हम एल शेल कहते होते हैं। थर्ड शेल जो हमारे पास होता है उसको हम एम शेल कहते होते हैं। फोर्थ शेल जो हमारे पास होता है उसको हम एन शेल कहते होते हैं। इसी तरह आगे चलता रहता है। तो ये हमारे पास पहले 4 शेल्स हैं। शेल्स की डेफिनेशन एक बार फिर सुन लें। द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल, कि वो एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उस एनर्जी लेवल को हम शेल कहते होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो के, एल, एम, एन या अप टू सो ऑन कोई भी हो सकता है। उनके लिए हम जो नंबर यूज़ करते हैं होते हैं, पहले के लिए फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। लाइक देखें, अगर मेरे पास ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द क्या है, ये शेल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला शेल जो होता है इसको हम के शेल कहते होते हैं। इसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। दूसरा शेल हमारे पास एल शेल होता है, इसके लिए एन की वैल्यू 2। तीसरा शेल हमारे पास एम शेल होता है, उसके लिए एन की वैल्यू 3। चौथा शेल जो है हमारे पास वो एन शेल होता है, उसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 4। ऐसे आगे फर्दर चलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, हर शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है। तो उसके लिए देखें, उसको भी देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करते हैं। तो देखें, उसके लिए एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। देखें, वो फार्मूला हमारे पास होता है 2 ×
n स्क्वायर। अब देखिए आप फाइंड कर लेते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पहला शेल है तो पहला शेल हमारे पास कौन सा शेल होता है, के शेल। ठीक है, के शेल क्योंकि फर्स्ट शेल है, यहाँ पे एन जो है वो वही है, नंबर कौन सा है शेल का, कि वो पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कौन सा शेल है, तो एन हमारे पास वही होगा। अब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड शेल की बात करते हैं, सेकंड शेल हमारे पास कौन सा है, एल शेल है। तो एल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखें एल कौन सा शेल है, सेकंड शेल है, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो 2 पुट करके देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या निकल के आता है हमारे पास 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड शेल की बात करते हैं, थर्ड शेल हमारे पास एम शेल है। इसमें क्या है कि अब थर्ड है तो क्योंकि इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 स्क्वायर, तो अब ये हमारे पास क्या आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या निकल के आता है हमारे पास 18। तो थर्ड शेल जो होगा उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ शेल की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या है, एन शेल है। तो एन के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास 4 होगी, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आता है 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या निकल के आता है 32। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फोर्थ शेल होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह हम हर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बात आपको याद होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये याद नहीं होगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। ये आपको पता होना चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो थे शेल, 4 मैंने कुछ शेल्स बताए थे कि पहला शेल हमारे पास के होता है, सेकंड शेल जो है वो हमारे पास एल शेल होता है, थर्ड एम, फोर्थ एन शेल होता है। इनके लिए एन की वैल्यू भी जो सा भी शेल होगा वही उसकी एन की वैल्यू होगी। अगर पहला शेल है तो एन की वैल्यू 1, दूसरा शेल है तो एन की वैल्यू 2, थर्ड शेल है तो एन की वैल्यू 3, फोर्थ शेल है तो एन की वैल्यू 4। उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते, उसके बाद ये होता है कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा वो शेल, कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके अंदर मौजूद होंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारे पास शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सब शेल क्या चीज़ होती है। ठीक है, सब शेल हमारे पास आप यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेन एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, अब जो सब शेल होते हैं वो जो है ना इन्हीं शेल के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि शेल को क्लासीफाई किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाए तो वो सब शेल में डिवाइड होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि सब डिवीजन ऑफ शेल्स आर कॉल्ड सब शेल्स। ठीक है, अब सब शेल्स क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, सब डिवीजन होती है शेल्स की। ठीक है, शेल्स की सब डिवीजन होती है। इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला शेल सब शेल हमारे पास होता है एस, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा हमारे पास होता है एफ। ये 4 हमारे पास सब शेल होते हैं। पहले को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्थ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हर एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये बात आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेन रोल है वो सब शेल पे है। ठीक है, तो सब शेल, हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखें एस जो होता है, एस हमारे पास इसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी जो हमारे पास होता है इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी हमारे पास जो होता है इसमें हमारे पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ जो हमारे पास होता है इसमें होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो सब शेल को नाम कैसे देते हैं? 4 हमारे पास सब शेल है, फर्स्ट एस, सेकंड पी, थर्ड डी, फोर्थ एफ हमारे पास सब शेल है। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो शेल्स के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमारे पास फार्मूला था 2n², और सब शेल जो हैं उनको आप डायरेक्टली याद करेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 ही हैं, तो आसानी से ये याद हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शेल में सब शेल कितना होता है। शेल और सब शेल की समझ आ गई। अब हम ये चेक करते हैं कि एक शेल जो है वो कितने सब शेल ऑक्युपाई करता है। ठीक है, उसके लिए देखें, अब हर एक शेल जो है उसका जो नंबर होगा, यानी कि जो n की वैल्यू उसकी होगी, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, सब शेल मौजूद होंगे। अब n जो है, लेट्स सपोज n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ऐसे चलता है। तो फर्स्ट शेल हमारे पास कौन सा होता है? k होता है। k के लिए n की वैल्यू 1 है। k के लिए n की वैल्यू 1 है, तो k में कितने शेल, सब शेल होंगे? 1 होगा। ठीक है, जो उसकी n की वैल्यू होगी उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल मौजूद होंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास कौन सा होता है? सेकंड हमारे पास होता है l। l के लिए n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगे? 2 होंगे, s और p। थर्ड जो है हमारे पास, वो कौन सा शेल होता है? वो हमारे पास होता है m, और m के लिए हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगे? 3 होंगे, s, p और d। फोर्थ हमारे पास क्या है? फोर्थ हमारे पास होता है, इसको थोड़ा सा मैं आगे करके लिख लेता हूँ। फोर्थ जो है हमारे पास, वो हमारे पास होता है n। अब n के लिए इस n की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 के अंदर कितने सब शेल होंगे? 4 होंगे, s, p, d और लास्ट में हमारे पास क्या होगा? f। तो ये पहले शेल में हमारे पास एक, उसकी n की वैल्यू जितनी होगी उतने ही उसके अंदर सब शेल मौजूद होंगे। तो पहला शेल जो है वो हमारे पास k होता है, और k के लिए n की वैल्यू 1 है, तो उसके अंदर सब शेल कितने होंगे? 1 होगा। दूसरा हमारे पास शेल है l। l के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो इसके अंदर सब शेल कितने होंगे? 2 होंगे, s और p। तीसरा शेल हमारे पास क्या है? m है, तो m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 में कितने हमारे पास सब शेल होंगे? s, p, d। ठीक है, 3 होंगे। फोर्थ में हमारे पास n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू फोर्थ शेल में 4 ही होती है, तो उसके अंदर सब शेल कितने होंगे? 4 होंगे। पहला s, दूसरा p, तीसरा d और चौथा हमारे पास क्या होगा? f होगा। अब यहाँ पे ये बात आपको याद रहनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये इलेक्ट्रॉन कितने कितने ऑक्युपाई करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखें, पहला हमारे पास क्या था? पहला हमारे पास s है, तो s के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्युपाई करता है। दूसरा हमारे पास p है, तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तीसरा हमारे पास d है, तो d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f जो है उसके अंदर हमारे पास आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 2 6, फिर यहाँ पे ये 2 6 10 2 6 10 और ये 14। तो इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ही आसान है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल एंड सब शेल बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। मतलब जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब है ना, इसका मतलब ही, ये कॉन्फ़िगरेशन जो वर्ड है इसका मतलब ही सीक्वेंस या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल या फिर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल हमें क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है उनके एनर्जी लेवल के मुताबिक। देखिए, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले वो शेल फिल होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद वो शेल फिल होगा जिसकी उससे ज़्यादा होगी, फिर वो होगा फिर जिसकी उससे ज़्यादा होगी। मतलब इस तरह एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते रहेंगे। अब एनर्जी किसकी कम होगी ये बात भी समझ लें। देखें, ये हमारे पास क्या है? एक सपोज न्यूक्लियस है और ये हमारे पास शेल्स बने हुए हैं।
ये हमारे पास फोर्थ आ गया। मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये पहला शेल जो होता है ना K, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, दूसरा हमारे पास होता है L, n की वैल्यू 2, तीसरा हमारे पास होता है M, n की वैल्यू 3, फोर्थ हमारे पास होता है n की वैल्यू 4। तो जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है, वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। फिर उसके बाद जो उससे दूर होता है उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। फिर फर्दर जो उससे दूर होता है उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे जो शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे देखें, पहला शेल जो है वो हमारे पास K है, वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है L, तो इसकी एनर्जी K से ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आता है M, तो M की इन दोनों से ज़्यादा होगी और फिर N की इन तीनों से ज़्यादा होगी। तो ऐसे जैसे जैसे शेल जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले उस शेल को फिल करते हैं जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट को ऐसे फर्दर सो ऑन हम उन्हें फिलिंग करते रहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। अब देखिए, सपोज इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, NLX, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे N क्या चीज़ होती है हमारे पास, N होता है हमारे पास जो शेल का नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल हमारे पास कौन सा है। ठीक है, L हमारे पास क्या होता है, L हमारे पास होता है सब शेल कौन सा है। ठीक है, और X हमारे पास क्या चीज़ है, X, ये X हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। मैं इसे S.S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें, इस फार्मूले में N जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल होता है कि शेल कौन सा है। L हमारे पास क्या होता है, सब शेल होता है कि सब शेल कौन सा फिल कर रहे हैं हम। और X हमारे पास होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। तो अब हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जैसे कि सोडियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, अब सोडियम के लिए मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ तो सबसे पहले कौन सा शेल फिल होगा, K। अब K के लिए नंबर ऑफ शेल क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल हमारे पास है 1। ठीक है, उसके बाद L, उसके अंदर सब शेल, सबसे पहले पहला सब शेल फिल होगा, तो सब शेल कौन सा है, S है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में कितने आते हैं, 2। तो ये हो गया 1s2, इसके बाद आप लगा देंगे एक कोमा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये शेल कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इस शेल पे। इस शेल में क्या होता है, देखें, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ शेल कौन सा है, सेकंड है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 2। सब शेल कौन सा फिल करने लगे हैं, पहले S फिल होगा, फिर P, फिर D और फिर F फिल होता है। तो पहले हम S फिल करेंगे, तो S हमारे पास है। ठीक है, S के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, X, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो वो हम देख चुके हैं, तो ये 2 आ गए। अब ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट देखें, फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ये एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये आप जानते ही हैं कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, और एज ए होल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब तक हम 4 फिल कर चुके हैं। अब बाकी जो बच गए हैं, अब देखें, उसके बाद आ जाता है P। ठीक है, और P शेल कौन सा है हमारे पास, सेकंड है, तो सेकंड शेल है जी, 2 आ गया। सेकंड शेल के लिए जो हम मतलब यहाँ पे N का जो वर्ड यूज़ करेंगे, N जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद L हमारे पास क्या है, L हमारे पास है, मतलब सब शेल कौन सा है, P है। ठीक है, और P के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, X की वैल्यू, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हमारे पास 6 आ गया। अब ये दूसरा शेल भी फिल हो गया कंप्लीट। इसमें तो बाकी कोई ऑर्बिटल, इसके अंदर बाकी कोई सब शेल तो बचा ही नहीं जिसे हम फिल करें। अब हम नेक्स्ट शेल की तरफ जाते हैं, थर्ड शेल में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये तो 10 हुए हैं। तो नेक्स्ट शेल का N क्या है हमारे पास, 3 है।
उसके अंदर उसका सब शेल पहले एस फिल होगा, तो सब शेल कौन सा है, एस है, और इलेक्ट्रॉन एस में मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन 1 बचा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है हमारे पास सोडियम की। इसके बाद हम ले लेते हैं कोई और आइटम, जिसमें जैसे कि हम ले लेते हैं क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब इसका लिख के देखते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें एन हम पहले सबसे पहले पहला शेल फिल होगा, पहले शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, और उसके अंदर ऑर्बिटल कौन सा है, एस है, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जी 2 आते हैं। तो पहला शेल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड जो शेल है उसके लिए एन की वैल्यू क्या है 2 है, उसका पहला ऑर्बिटल कौन सा, सब शेल कौन सा फिल होगा, एस, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। उसके बाद शेल हमारे पास अभी भी दूसरा ही है, तो क्योंकि उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं एस और पी, तो फिर हमारे पास पी आ गया, और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6। अब 2 शेल कंप्लीट हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में थर्ड के लिए एन की वैल्यू क्या है 3, पहला सब शेल कौन सा फिल होगा, एस, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2। उसके बाद क्या है, दूसरा सब शेल कौन सा है 3, सब शेल कौन सा है पी, और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 5 बच गए, तो 5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन के लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और इसका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा मेथड है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी बहुत ही आसान है, वो भी अगर ये भी बहुत ही आसान था, इस तरीके से आप लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर आप उस तरीके से लिखना चाहें जो मैं अब समझाने लगा हूँ, तो वो भी बहुत आसान है, उससे आप बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। देखें कैसे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एक शेल में सब शेल कितने होते हैं, और क्या उसके बाद और सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। देखें उसके लिए पहला शेल हमारे पास जो होता है उसके अंदर सब शेल कितने होते हैं जी, उसके अंदर सब शेल होता है हमारे पास 1 होता है, एस। दूसरा शेल हमारे पास क्या है, अब मैं यहाँ पे पहला शेल है तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, एस और पी, ये एस हो गया और ये पी। फर्स्ट शेल था तो उसके लिए मैंने 1 लिखा, सेकंड शेल है तो उसके साथ सारे एक सब शेल के साथ 2 लिखूंगा, उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं एस और पी, तो मैंने लिख दिया। थर्ड जो है उसके अंदर 3 होते हैं, तो ये एस, ये पी, और ये क्या हो गया हमारे पास डी। इसी तरह अगर हमारे पास फोर्थ होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस, पी, और ये हमारे पास डी, ठीक है। और ये 3 शेल हो गया, और ये इसका 4 एफ, ये आ गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है। देखिए इसके लिए आप क्या करें, इन्हें एरो से ऐसे स्ट्रेट एरो से इन्हें क्रॉस कर दें। देखिए ये एक एरो आ गया मेरे पास, सेकंड एरो ये आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, ये आ गया, इसके बाद मतलब डी और फिर एफ। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्दर भी हम लिख लेते होते हैं, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैट्रिक लेवल तक के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की पूछी जाती है, तो मैंने इसलिए सिर्फ 4 ही शेल्स का लिखा है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आपके पूछी इतनी जाती है। बाकी अगर आप किसी भी एलिमेंट की लिखना चाहते हैं, ज़्यादा की लिखना चाहते हैं, तो आप मज़ीद इसको नीचे लिखें, ठीक है। तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट 4 की लिखी है, तो उसमें देखें अब किसी की भी आपने लिखनी है तो सबसे पहले ये वाली एरो फिल होगी, फिर ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, और जैसे ये एरो मूव कर रही है वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मतलब इसकी टेल से हेड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम की, पोटाशियम के इसके लिए जो एटॉमिक नंबर होता है इसका वो होता है 19। अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है, बहरहाल वो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है, इसको देख के चलना है आपने। तो 1s है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 1s, सबसे पहले 1s है, तो ये 1s आ गया, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2। पहला एरो ख़त्म हो गया, सेकंड एरो की तरफ चलते हैं। अब ये क्या है 2s है, तो पहले 2s फिल करते हैं, ये 2s आ गया। अब 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 आते हैं जी, ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एरो पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट एरो पे पहले उसकी जो टेल है उसमें क्या है, P है, तो पहले हम क्या करेंगे 2P लिखेंगे। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। उसके बाद उसके हेड की तरफ चलते हैं, तो फिर इसके बाद क्या आ रहा है 3S सॉरी, तो 3S लिखेंगे, ये आ गया 3S। S के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एरो की तरफ। नेक्स्ट एरो में देखें, सबसे पहले उसकी टेल देखें, तो टेल में आ रहा है हमारे पास 3P, तो पहले 3P फिल करेंगे, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ 3P। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 आते हैं, तो ये यहाँ तक आ गए। अब ये टोटल हमारे पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसके बाद 3P के बाद कौन सा फिल होगा, 4S, तो 4S फिल करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास आ गया 4S। S के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, लेकिन हमारे पास अब क्योंकि 19 है तो ये 1 बच गया, तो वो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। ये मेथड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे परफेक्ट मेथड है, इसमें कोई गलती का चांस ही नहीं है अगर आपको ये लिखना आ जाता है तो। एक और एग्जांपल लेके जो है ना हम ये चेक कर लेते हैं। देखें, सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कैल्शियम। नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम की। कैल्शियम में हमारे पास होते हैं 20। ये एटॉमिक नंबर आपको याद रखने होंगे, किसी में वो बता भी देते हैं कि इतने एटॉमिक नंबर है, आप फाइंड करें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बताता तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाए तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं। देखें, अब सबसे पहले S फिल होगा, तो 1S 2 आ गए। उसके बाद सेकंड एरो में क्या है, 2S है, तो 2S में भी 2 आ गए, मतलब S में 2 आते हैं। तो थर्ड एरो में पहले P है फिर S है, तो फिर पहले हम 2P लिख लेते हैं, 6 आते हैं। उसके बाद S, इसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं। फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट एरो की तरफ, इसमें पहले P है 3P फिर 4S है, तो पहले 3P फिल करेंगे, 6 आ गए। उसके बाद है 4S, तो उसके बाद 4S लिखेंगे हम, 4S। अब S में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ तक इसके 20 कंप्लीट हो गए हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास कैल्शियम की है। तो ये आपके पास पहले 20 एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए जिनमें से पूछी जाती है। तो ये मैंने 20, 19, 17 मतलब जो बड़े वाले थे उनकी मैंने लिख दी है। बाकी तो छोटे हैं उनकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या इससे पहले जो मैंने आपको मेथड सिखाया आप उस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई हो या किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हो तो आप उस एटम भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे कह देता है, सपोज कि वो कह देता है आपके पास कि आपके पास एक शेल है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई M जो है ना, उसका जो M शेल है उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स है 5, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। और वो पूछ लेता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए देखें, पहला शेल हमारे पास K होता है, दूसरा हमारे पास L होता है, तीसरा हमारे पास होता है M। K के अंदर हमारे पास एक सब शेल होता है, इसके अंदर हमारे पास 2 होते हैं S और P, इसके अंदर हमारे पास 3 होते हैं S, P और D। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं मतलब टोटल 2, क्योंकि S में 2 आते हैं तो ये हमारे पास 2 आ गए। इसके अंदर S में 2, P में 6, तो टोटल कितने आ गए, या आप इसे 2n² से भी निकाल सकते हैं, वो 2n² वाले फार्मूले से। तो ये हमारे पास कितने आते हैं, इसमें 8। इसके बाद इसमें उसने बता दिए कि कितने हैं, इसमें उसने बता दिए कि 5 हैं, तो इन सबको प्लस कर लें तो टोटल हमारे पास कितना निकल के आ जाता है 15। तो जो भी एटम है ये उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कह देता है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 हम यहाँ पे 7 लिख देते, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता, 17 निकल के आ जाता। अब 17 तो एटॉमिक नंबर होगा उसका, लेकिन देखें हमें तो उसने सिर्फ M के बताए थे, हमने उसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड कर लिया है और एटॉमिक नंबर के साथ हम ये भी बता सकते हैं कि एटम कौन सा है। तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। अगर वो कह देता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसान मेथड है ये। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मेथड समझाया बहुत ही इजी है, आप किसी भी आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इससे लास्ट जो मैंने एरो से जो समझाया था वो सबसे परफेक्ट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने का। तो ये आपके का जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो ये चीज़ें, आपके जो दोस्त हैं वो भी ये चीज़ें
सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।